नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो फायदे के फंड। इस शो में हम बात करते हैं आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में। मार्केट में तो उतार चढ़ाव बना हुआ है और अगला साल कैसा रहने वाला है, कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कौन सी गलतियां जिनसे बचना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। उन पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय वाम्बलकर सर और हेड इक्विटी एंड यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। धन्यवाद। थैंक यू। प्लेजर इज माइन। सर, पहला सवाल तो ये होगा कि जो मौजूदा समय में देख रहे हैं लगातार बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, इस बीच इक्विटी निवेशकों के लिए सबसे बड़ा जोखिम जो है वो किसे मानते हैं आप? क्या लग रहा है जो सबसे बड़ा जोखिम है निवेशकों के लिए अभी? जी जी। अ, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी जो रफ्तार है वो तो तेजी से चल रही है। जी सर। लेकिन बाहर इंडिया के बाहर का आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें दिखाई दे रहे हैं। जी पर्टिकुलरली जियो पॉलिटिक्स को लेके, टैरिफ को लेके जो वॉर चल रहे हैं उसमें हमें लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट हमें हमेशा एक ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना पड़ेगा। जी वो हमें लगता है कि एक बड़ी रिस्क है। दूसरी रिस्क मुझे ऐसी लगती है कि आप मार्च 2020 से अभी दिसंबर 2025 तक देखेंगे तो 60% से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो आए हैं वो ये पीरियड में हमारे इंडस्ट्री में आए हैं। जी। उन्होंने फर्स्ट हैंड ये उतार चढ़ाव देखे नहीं है क्योंकि मार्केट हैज बीन ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी 2020 से लेके आज तक। तो हमें लगता है कि ये जो उतार चढ़ाव मार्केट के जो रहेंगे उसका उसमें वो जो नए इन्वेस्टर्स है उसको कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल से डेविएट होके उनको वो जो नॉइज है उसका ज्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। वो जी हमें लगता है कि दूसरी रिस्क इंडियन मार्केट में हो सकती है। संजय सर, मैं बहुत सारे सवाल लेके लाया हूँ और ये सवाल वही है जो अक्सर हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं। सर, अब जैसे कि 2025 खत्म होने वाला है, अब 2026 की शुरुआत हो जाएगी। तो भारतीय जो बाजार है इसके लिए आपकी जो मेन थीम है वो क्या है, किसे मानते हैं आप? जी। तो फंडामेंटली स्वरूप जी, हमें लगता है कि इंडियन मार्केट एक बहुत अच्छे जगह पे है। गवर्नमेंट के जो एक्शंस है, गवर्नमेंट ने जो फिस्कल प्रूडेंस रखा है उसके जी चलते हमारी जो इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी रही है। हमें लगता है कि इंडिया के कॉरपोरेट्स की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो जी रफ्तार भी अभी तेजी से आ रही है। FY 25 से आप FY 26 को देखेंगे या FY 26 से FY 27 को देखेंगे तो हमें जी लगता है कि एक अर्निंग्स की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ने वाली है। तो ये बहुत अच्छा माहौल हमें इंडिया में दिखाई दे रहा है। तो ये चलते हमें लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग जी। को लेके सब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, दूसरा जो कंजम्पशन लिंक्ड इकोनॉमी, क्योंकि 65% हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन लिंक्ड है एंड वो कंजम्पशन सेक्टर। एंड तीसरा जो एरिया हमें बहुत अच्छा लगता है वो जो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, क्योंकि जी इंडिया जब आत्मनिर्भरता के पास जो जा रहा है हमें लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा उछाल हमें आगे दिखाई दे सकता है। इस आपने सही बहुत सही आंसर दिया है और आपने जो सेक्टर बता दी कहाँ उछाल दिख सकता है, क्योंकि बहुत से जो इन्वेस्टर वो तो निराश हो गए थे कि जिस तरह उतार चढ़ाव बना हुआ है मार्केट में। इससे बहुत मदद मिलेगी उनको। सर, एक हो गया घरेलू फंड और विदेशी फंड का जो फ्लो है, आप इसमें किसको ज्यादा मजबूत मानते हैं? आने वाले महीनों में किसमें ज्यादा मजबूती दिख रही है सर? अ, देखिए, जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो तो बहुत ही रेजिलिएंट और स्ट्रांग रहे हैं। अभी ये महीने के भी जो फ्लोज आए हैं उसमें भी एक जी अच्छा रेजिलियंस हमें दिखाई दे रहा है। इंडियन मार्केट उसके उतार चढ़ाव से जा रहा है लेकिन फिर भी SIP फ्लोज का एक रेजिलियंस हमें डोमेस्टिक फ्लोज में दिखाई दे रहा है। लेकिन फॉरेन फ्लोज बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है एंड वो नेचुरल भी है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स चेंजेस हो रहे हैं, जो करेंसीज के मूवमेंट्स आ रहे हैं, जापानीज जी यील्ड्स हैव बीन स्पाइकिंग। तो ये सब चलते हुए फॉरेन फ्लोज जो है वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल है। हमें लगता है कि लास्ट 4-5 साल में हम लोग ने नेट नेट फॉरेन फ्लोज का आउटफ्लो ही देखा है। जी जी। लास्ट ईयर पर्टिकुलरली फॉरेन फ्लोज में बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है। तो हमें लगता है कि एक अच्छे स्टेबल इकोनॉमिक माहौल में उनका वापस आना भी एक जायज बनता है। तो वो एरिया हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे इसमें एक बात चल रही थी कि अब जैसे क्योंकि दिसंबर है, रीबैलेंसिंग करते हैं विदेशी निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, और जो इनकी बिकवाली की जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो पहला रीजन तो ये कहना है कि रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है इसलिए बिकवाली कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, कब तक वापसी हो सकती है विदेशी निवेशकों की, क्योंकि रुपया तो इधर काफी टूट गया है? जी। देखिए, हम कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। तो आपने 2008 में भी देखा होगा जी कि जी वैसे ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे भी आया था, हमारे मार्केट्स पे भी आया था। तो हमें जी ग्लोबल कनेक्टेड इकोनॉमी में रहते हैं।
तो उस टाइम में जग में जो भी चीजें हो रही है, जो भी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमेशा इंडिया के भी ऊपर रहेगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर में एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उसमें बहुत ज्यादा उछाल था। एंड उसके चलते आपने देखा होगा कि जो एआई फोकस्ड इकोनॉमीज है, जैसे कि आपने देखा कोरिया रहेगा या फिर अदर इकोनॉमीज ताइवान रहेगा, जी जी उसमें ज्यादातर फ्लो चले गए। एंड हमारा हमारा इकोनॉमी थोड़ा एंटी एआई कहलाता है, तो इसके लिए हमारे पास फ्लोज कम थे। तो जी। ये ऑल लिंक्ड सब्जेक्ट्स है। तो हमें लगता है कि जैसे एआई का ग्रोथ, उसके ऊपर कुछ सवाल आते हैं, या इंडियन इकोनॉमी की जो करेंसी है पर्टिकुलरली अपना आईएनआर वो स्टेबल होता है, तो हमें लगता है कि ये फ्लोज वापस आने चाहिए। मुझे सर क्योंकि हम लोग लाइव करते हैं तो बहुत से व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि अभी तो डीआईएस मार्केट को संभाले हुए हैं, एफआईएस तो लगातार निकाल ही रहे हैं, लेकिन कब तक संभाले रहेंगे मार्केट को, क्योंकि बहुत तेजी से पैसा एफआईएस खींच रहे हैं। जी, हमारा एनालिसिस ये बोलता है सौरभ जी, कि जी ओवरऑल एफआईआई की जो पोजीशन है इंडिया में, वो ऑलरेडी अंडरवेट की तरफ ऑलरेडी झुक गई है। हमें जी जी लगता है कि इफ जैसे इंडिया का जो प्रॉफिट ग्रोथ अगले साल 26 में ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेबल 9-10% होना चाहिए। एंड जी उसके बाद FY 27 का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द एनालिस्ट कम्युनिटी एंड ओवरऑल कंसेंसस। तो हमें लगता है कि एक फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट को हम लोग देख रहे हैं आगे जाके। तो FIIs विल ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। एंड जैसे ही मैंने जैसे 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 बताया अपना कि रुपी स्ट्रांग या स्टेबल हो जाता है, जी। या कोई ग्लोबली सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एआई रिलेटेड फ्लोज थोड़ा कम हो जाए, तो हमें लगता है कि FI देयर इज अ गुड केस कि इंडिया का फ्लोज अच्छा होना चाहिए। संजय सर, अगर हमने देखा जाए जो ग्लोबल टेंशन चल रही है या जो अमेरिका की ब्याज दरों की बात आ रही है, क्या इसका कोई रियल इम्पैक्ट हमें दिख रहा है भारतीय इक्विटी पर? जी, तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है जी उसको, क्योंकि फाइनेंस अल्टीमेटली एट द एंड इज कनेक्टेड। जो कैरी ट्रेड्स होते हैं यहाँ पे, लोग जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है वो इकोनॉमी से पैसा लेके, जहाँ जी पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट या ज्यादा पे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सब ट्रेड्स हमें लगता है कि आर लिंक टू ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स विच आर यूएस ट्रेजरीज, जापानीज इंटरेस्ट रेट्स। तो उसमें उतार चढ़ाव जब दिखाई देता है तो उसका एक डेफिनेट परिणाम वो ट्रेड्स पे भी होता है। तो जी। लेकिन उसका 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दीज इम्प्लीकेशंस। सर एक बात आ रही थी कि स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, इनमें ऊंचे वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं, तो क्या कह सकते हैं ये थोड़ा सा चिंता की बात है जो ऊंचे वैल्यूएशन है? तो अब हमें एक ट्रैजेक्टरी समझनी पड़ेगी कि हम कौन से ट्रैजेक्टरी से गुजर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर, इफ यू लुक एट Q2 FY 26 के जो नतीजे आए, उसमें आपने देखा होगा कि लार्ज कैप की ग्रोथ अभी अच्छे रिस्पेक्टेबल रेट पे आ रही है। और मिड कैप की ग्रोथ हमेशा से अच्छी थी और अच्छी ही है। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये हमेशा एक स्टॉक सिलेक्शन के तौर पे उसने उनको देखना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 150 मिड कैप है, एंड स्मॉल कैप उसके नीचे जो स्मॉल कैप्स है, उसमें हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देता है। तो उसमें जो अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स है उनको चुना जाता है रादर देन द फुल इंडेक्स। तो आपका जो सवाल है वो एकदम बराबर है कि ऑन इंडेक्स लेवल मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स आर स्लाइटली ऑन द हायर लेवल। बट मुझे उसमें चिंता का विषय मुझे नहीं जी लगता सर। कुछ। सर अब जो बात आ रही है कि क्या एएमसी कोई नई स्कीम या सेक्टर पर आधारित स्कीम लॉन्च करने की कुछ प्लानिंग कर रहा है? जी, हमारा करंटली हम लोग यूनियन कंजम्पशन फंड का NFO का जी टाइम चल रहा है। हम लोग ने वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर को ये NFO का पीरियड रखा है। तो हमें लगता है कि जैसे ये बजट में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स दे दिए, और आफ्टर इन 15 अगस्त को और 22 सितंबर को जो अनाउंसमेंट आए, उसमें GST 2.0, जहाँ पे जीएसटी के भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने सब कंज्यूमर्स को दे दिए हैं। और तीसरा भी 8th पे कमीशन जो अगले साल आने वाला है, उसके चलते हमें लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर में एक फोकस रहना चाहिए। हमें लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर शुड सी अ गुड पीरियड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और ये एक रोबस्ट थीम है, क्योंकि ये एक नैरो थीम जी। नहीं होके ये एक ब्रॉड थीम है। तो इसके लिए हमें लगता है कि कंजम्पशन थीम बहुत अच्छे तरीके से उभरते हुए नजर आ रही है। इसके लिए हम लोग ने कंजम्पशन फंड लॉन्च किया है। सर आप जो बता रहे हैं यूनियन कंजप्शन फंड, तो इसका अगर मौजूदा पोर्टफोलियो देखें तो ये किन प्रमुख थीम्स पर बेस्ड है?
एफएमसीजी या फिर रूरल डिमांड? तो कंजम्पशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है। 65% ऑफ इकोनॉमी इज कंजम्पशन लिंक्ड इकोनॉमी इन इंडिया। और जी उसमें ऑलमोस्ट लगभग 18-19 सब सेगमेंट्स आते हैं। तो आप देखेंगे कि टेलीकॉम भी कंजम्पशन है, या होटल्स भी कंजम्पशन है, एफएमसीजी आता है, रिटेल आता है। तो ये बड़े बड़े सेक्टर्स इसमें आते हैं। जी तो जी। इसके लिए हमने देखा कि एक फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम राइज फ्रेमवर्क लेके आए हैं, जिसमें रीच, इंटरमीडिएट्स, स्पेंड अप जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, या एक्सपीरियंस लेड जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वहाँ हमारा फोकस रहेगा। तो ना कि इसको एफएमसीजी, रिटेल या कोई थीम में देख के हम लोग उसको ये फ्रेमवर्क के तौर पे देखेंगे कि कौन से एरिया में रीच इंक्रीज कर रहे हैं कोई कंपनी, जहाँ पे रीच इंक्रीज होके उनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। या कौन से एरिया में, जैसे आपने देखा होगा, एसयूवी डिमांड सडनली लास्ट 10 साल में बहुत बढ़ गई है। छोटे कार्स के जगह पे लोग एसयूवी, क्रेटा या बड़े बड़े एसयूवीज लेने का डिसीजन ले रहे हैं। तो वो जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, उसको हमें कैप्चर करना है। जो स्पेंड अप हो रहा है इकोनॉमी में, उसको कैप्चर करने के लिए हम सोच रहे हैं कि ये फ्रेमवर्क के तरह से लेंस के थ्रू हम कंजम्पशन को देखेंगे, रादर देन जी लुकिंग एट अ ब्रॉडर लेवल। सर, ये भी जानना चाहेंगे, कंजप्शन फंड है, इसके लिए इन्फ्लेशन हो या इंटरेस्ट रेट साइकिल हो, इसका कितना इंपॉर्टेंस है इसमें? जी, नहीं, ये बहुत मायने रखता है। आपने बहुत सही सवाल पूछा। इन्फ्लेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन के लिए। क्योंकि जो कोई कंज्यूमर है, उसके पास 100 रुपए है, एंड उसको वो जब स्पेंड करने होते हैं, तो इन्फ्लेशन का लेवल कितना है और उसका जो स्पेंडिंग पावर है वो कितना है, वो बहुत मायने रखता है। तो आपने एकदम सही सवाल पूछा। करंट सिचुएशन हमें लगता है कि इन्फ्लेशन हैज बीन सबड्यूड, और इट इज बिलो द आरबीआई's एक्सपेक्टेशंस, and it is very positive from the overall spending power of the consumers. जी हमें लगता है कि थोड़ा कंजम्पशन, इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर भी जाए तो भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दैट इज व्हाट आवर थॉट प्रोसेस इज। सर, जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या ये सही मौका है कि अभी इक्विटी में एसआईपी को बढ़ा लिया जाए जिस तरह मार्केट का माहौल चल रहा है? जी, एसआईपी और इन्वेस्टिंग ये हमेशा बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेने चाहिए। तो मेरा मानना है कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो उनको उनका रिस्क एपेटाइट, उनका ओवरऑल टाइम होराइजन देख के इक्विटी में एंट्री करनी चाहिए। इक्विटी में जब कोई भी आता है, तो हमारा मानना है कि एटलीस्ट 3 साल से ज्यादा ऊपर का पीरियड उनको इन्वेस्टमेंट होराइजन उसमें रहना चाहिए। एसआईपी, जैसे आपने सही तरह से बताया कि ग्लोबली बहुत सारे नॉइजेस आ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट को लेके, ऑयल को लेके, या गोल्ड एंड जी सिल्वर को लेके। लेकिन अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन और इन्वेस्टमेंट गोल लेड डिसीजन मेकिंग रहना चाहिए। तो हमें लगता है कि नॉइजेस आते रहेंगे, लेकिन अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बरकरार रहना चाहिए और एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। जी सर, हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे और पूछना चाहेंगे, और क्योंकि अब जैसे मार्केट का जो उतार चढ़ाव बना हुआ है जिस तरह से, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर वो थोड़ा म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो आप जो है, जो नए निवेशक हैं, उनको जब म्यूचुअल फंड वो सिलेक्ट करते हैं, तो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनसे बचने की सलाह देंगे, जिनसे बचना चाहिए? गलतियों के साइड पे मैं ऐसा बोलूंगा, जो मेरा मेरा इंटरेक्शंस रहते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें जी मैंने देखा है कि बहुत बार लोग एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक बहुत बड़ा एलिमेंट, बिहेवियरल एलिमेंट रहता है। जहाँ पे जो रिसेंट परफॉर्मेंस है या रिसेंट पास्ट का जो एसेट क्लास चल रहा है, उसमें ज्यादा ध्यान रहता है। तो उसको छोड़ के मुझे लगता है एक बैलेंस एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए। और दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे ऐसी लगती है कि बहुत बार लोग कोर एंड थीम्स, ये जो अलग अलग पार्ट होते हैं पोर्टफोलियो के, उनका मिलाप कर देते हैं। एंड कभी कभी वो एक एरिया, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उसको देखना चाहिए कि कोर पोर्टफोलियो एंड थीमेटिक पोर्टफोलियो नीड्स टू बी बैलेंस्ड इन देयर ओन रिलेटेड वेट्स एंड रिस्क विच आर देयर। तो सर, हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे और आपने जो बताया है तो बहुत मदद मिली, खासकर तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको बहुत मदद मिलेगी और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर, जाते थे आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी एक अच्छे फंडामेंटल जगह पे है। हमें लगता है कि इंडिया की जो जीडीपी की रफ्तार है और जो प्रॉफिट्स की रफ्तार है, वो आगे तेज होने वाली है।
हमें बहुत, हम इंडियन मार्केट को ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं, लेकिन रिस्क जो है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ग्लोबल रिस्क जो इंटरेस्ट रेट को लेके है या ऑयल एंड गोल्ड प्राइसेस को लेके है, उसको भी ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए। इक्विटी एसेट क्लास ये लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, यहाँ पे 3 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए ही निवेश करे, वो ये मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, चाहे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय कौन सी चीजें ध्यान रखें, नए इन्वेस्टर क्या करें, या अभी जो मार्केट का हाल है उसमें इक्विटी निवेशक एसआईपी को बढ़ाएं या नहीं, और जो आपने यूनियन कंजप्शन फंड के बारे में बताया, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। और आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने विस्तक को अपना समय दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। प्लेजर इज माइन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।